हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल दीपक यादव एजुकेशन। तो स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के वीडियो में। जैसा आप सभी लोगों को पता है, डेली बेसिस पे इस चैनल पर दो वीडियोस अपलोड होते हैं। एक मॉर्निंग में द हिंदू का वीडियो, देन उसके बाद डेली बेसिस पे शाम को 9 बजे तक एक और वीडियो आपको मिल जाता है, जिसमें द हिंदू के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्सेस होते हैं, जैसे हमारा इंडियन एक्सप्रेस हो गया, PIB, हिंदुस्तान टाइम्स, डाउन टू अर्थ, लाइव मिनट, सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों आज से आपको वापस से देखने को मिलेगी, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आपको अपना कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव करना है, मेमोरी पावर इंप्रूव करना है, चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं, तो उन सब चीज़ों का दोस्तों एक बड़ा सोल्यूशन है कि आपको पूरा लेक्चर अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से सुनना होगा। फिर लास्ट में आप सभी लोगों को एक प्रीलिम्स के बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे, और ये यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें कोई ऑप्शन आपके सामने नहीं है, तो बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को याद रखने के बाद में इस क्विज को सॉल्व करना होगा, जो आपके मेंटल हेल्थ, मेमोरी पावर को इंप्रूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। तो देखते हैं लास्ट में कौन कौन इन क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का PDF वगैरह चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले आप सभी को टेलीग्राम डाउनलोड करना है। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज, आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के PDF को डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल से। आज का पहला आर्टिकल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली GS पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे बात हो रही है न्यूट्रिनोस के बारे में। आपने ये जो टर्म है न्यूट्रिनोस कई बार सुना होगा। आइए आज आपको बहुत ही ज़्यादा सरल शब्दों में इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। पहले हम ये जान लेते हैं हमारे पास में न्यूज़ क्या है, यानी खबर क्या निकल कर आ रही है। हाल ही में जो हमारे रिसर्चर्स हैं उन्होंने कुछ न्यूट्रिनोस को एक्सप्लोर किया है ना, और यहाँ पे इसके बारे में पता लगाया है कि जो न्यूट्रिनोज हैं इसको हम वैसे घोस्ट पार्टिकल का नाम भी देते हैं। इसमें कुछ नई तरीके की जो एनर्जी है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों डायरेक्टली आपसे न्यूट्रिनोज के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको क्या बताना होगा कि दोस्तों न्यूट्रिनोज जो है ये छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इनको कई बार हम घोस्ट पार्टिकल्स भी बोलते हैं। और ये ना घोस्ट पार्टिकल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि किसी भी चीज़ के साथ में ये इंटरैक्ट नहीं करते, किसी की भी चीज़ के साथ में ये मिलते नहीं है, जिससे यहाँ पर इनका पता लगाया जा सके। क्योंकि अब ये किसी चीज़ के साथ में इंटरैक्ट नहीं करते तो इनको पकड़ना या इनके बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नाउ ये जो न्यूट्रिनोज हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन पार्टिकल हैं जो हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर में प्रेजेंट है। बताया ये जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली 100 ट्रिलियन के आसपास जो न्यूट्रिनोज होते हैं वो आपके बॉडी के आसपास से हर सेकंड पास होते रहते हैं। तो इस वजह से इसको बोला जाता है मोस्ट कॉमन पार्टिकल ये प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर इनकी टेंडेंसी यही है कि किसी भी चीज़ के साथ में ये इंटरैक्ट नहीं करते, अलग से ही यहाँ पर ट्रैवल करते रहते हैं। इस वजह से इनको न्यूट्रिनोज बोला गया है। क्यों? इनके ऊपर कोई चार्जेस भी नहीं होते, ये न्यूट्रल होते हैं। इस वजह से नाम ही यहाँ पर डिफाइन कर रहा है न्यूट्रिनोज। आखिरकार ये एनर्जी है कैसी, तो इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, ये न्यूट्रिनोज कौन से परिवार से बिलोंग करता है, तो एक पार्टिकल की फैमिली है जिसको बोलते हैं लेप्टॉन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से यहाँ पे बन सकता है, ध्यान रखिएगा। लेप्टॉन यहाँ पर एक परिवार है, इसी परिवार से बिलोंग करता है हमारा ये न्यूट्रिनो। वैसे कोई भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ में इंटरैक्ट नहीं करता। बार बार ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना ज़रूरी है। देन उसके बाद क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये न्यूट्रिनोज हमारे पास में आता कैसे है। दोस्तों ये बनता है अलग अलग प्रकार के रेडियो एक्टिव डीके की वजह से। जैसे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है सुपरनोवा, तो सुपरनोवा की वजह से भी दोस्तों हमको न्यूट्रिनोज मिल जाता है। अब ये सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा को हम लोग बोलते हैं एक जो सितारा होता है ना, स्टार, उसकी जो डाइंग स्टेज होती है, यानी कि वो सितारा लगातार खत्म हो रहा है, मर रहा है। जब डाइंग स्टेज होती है तो उसमें एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे, अभी एक्सप्लोजन होगा इसके अंदर में, है ना। ये जो बराबर में आपका ये वीडियो चल रहा है, आप देख पाएंगे फिर से एक एक्सप्लोजन होगा। जैसे ही एक्सप्लोड हुआ है, ये यहाँ पर सितारा पूरी तरह से एक्सप्लोड हो गया। ऐसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं सुपरनोवा, ठीक है। और इसी सुपरनोवा के दौरान यहाँ पे इसमें से न्यूट्रिनोज बनते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं। घोस्ट पार्टिकल कहलाते हैं, सभी जगह पे प्रेजेंट हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अप्रॉक्सीमेटली 100 ट्रिलियंस के आसपास न्यूट्रिनोज ऐसे हैं जो हमारे बॉडी से हर सेकंड पास होते रहते हैं, और हमें इसके बारे में प्रॉपर तरीके से आज के समय पर पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, स्पेशली GS पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ में इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको लिंक कर सकते हैं। बात हो रही है हार्पून मिसाइल के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों हार्पून मिसाइल चर्चाओं में तो है,
लेकिन क्यों चर्चाओं में है, पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार इसके पीछे का रीज़न क्या है। देखिए, पहला जो शिपमेंट है, यानी कि हुआ यह है कि 100 हार्पून मिसाइल, ये हार्पून मिसाइल एक प्रकार की एंटी शिप मिसाइल है। एक ऐसी मिसाइल होती है ये जो दुश्मन के जहाज को बर्बाद करने में कारगर साबित होती है। तो एंटी शिप मिसाइल है जिसको अभी ताइवान ने अमेरिका से ऑर्डर दिया है और अभी यहाँ पर अमेरिका ये मिसाइल्स पहुंचा रहा है ताइवान के अंदर में। तो पहला शिपमेंट यहाँ पे इसका पूरा हो चुका है। यूएसए से 100 मिसाइल सीधा जा चुकी हैं ताइवान के अंदर में, ताकि यहाँ पर ताइवान को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन मिल जाए, क्योंकि ताइवान को सबसे बड़ा जो खतरा है वो चाइना से है और अमेरिका लगातार यहाँ पर ताइवान को प्रोटेक्शन दे रहा है चाइना के अगेंस्ट में, क्योंकि चाइना बोलता है कि ताइवान हमारी टेरिटरी है, हमारा हिस्सा है, जबकि यहाँ पर कह सकते हैं ताइवान कहता है कि नहीं, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और ना ही हम चाइना के साथ में आगे भविष्य में भी कभी मिलना चाहते हैं। तो वो चाहते ही नहीं है यहाँ पर चाइना के साथ में यहाँ पर मर्ज होना, समझ गए। तो इसको लेकर ताइवान की प्रोटेक्शन करंट समय पर कर रहा है चाइना, सॉरी यूएसए, चाइना कह रहा हूँ। तो यूएसए ने अभी 100 मिसाइल्स यहाँ पे पहुँचा दी हैं ताकि ताइवान का डिफेंस सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। नाउ ये जो हार्पून मिसाइल है यही गई हैं, तो इस वजह से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हार्पून मिसाइल कौन से देश के थ्रू बनाई गई मिसाइल है। तो अमेरिका ने यहाँ पर इस मिसाइल को डिज़ाइन किया है। ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, दुश्मन का जो जहाज़ होता है उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर ये मिसाइल का यूज़ किया जाता है। क्रूज मिसाइल है तो यहाँ पर नीचे नीचे ही यहाँ पर जाती है। मान लो ये दुश्मन का जहाज़ है, यहाँ से हम क्रूज मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं तो ऐसे जाएगा और सीधा जाके इसके जहाज़ को हिट कर देगा। और पता है, ये वाली मिसाइल जो है लगभग 1977 से सर्विस में है। इसको कई सारी कंट्रीज आज के समय पर यूज़ कर रही हैं, अभी उसको भी डिस्कस करेंगे। बताया यह जाता है कि इस मिसाइल में कई सारे वेरिएंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे और अलग अलग वेरिएंट आ चुके हैं आज के समय पर, जहाँ पे हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। इसके कई सारे सब लॉन्च वर्जन्स आ चुके हैं। फिर बताया ये भी जा रहा है कि दोस्तों ये जो हार्पून मिसाइल है ये आज के समय पर दुनिया में 30 से ज़्यादा देश करंट समय पर यूज़ कर रहे हैं। 29 से ज़्यादा देशों की आर्मी इस्तेमाल कर रही है। क्या भारत भी यूज़ कर रहा है? हाँ, बिल्कुल जवाब सही है। इंडिया की आर्मी भी दोस्तों इस हार्पून मिसाइल का इस्तेमाल करती है। नाउ सवाल यह है कि इस मिसाइल के फीचर्स आपको क्या देखने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ऑल वेदर मिसाइल है, चाहे कैसा भी वेदर हो उस सभी वेदर में यहाँ पे आराम से ये मिसाइल अपने टारगेट को हिट करेगी। ओवर द होराइजन एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है, यह अभी हम बार बार डिस्कस कर ही रहे हैं। एक सिंगल मिसाइल होती है जिसकी टोटल लेंथ 4.5 मीटर के आसपास है और इसका वजन होता है 526 किलोग्राम के आसपास। इसमें सॉलिड फ्यूल का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। टर्बोजेट इंजन आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगा। लो लेवल की मिसाइल मैंने आपको बताया नीचे नीचे जाएगी, यानी कि ऐसा नहीं है। एक होती है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल। अब दोस्तों यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल में खास बात यही है कि अगर आप यहाँ से इसको लॉन्च कर रहे हैं तो वो इस तरीके से ऊपर जाती है, फिर एनवायरमेंट से बाहर निकलने के बाद में वापस आती है और अपने टारगेट को हिट करती है। लेकिन जो हमारी क्रूज मिसाइल होती है उसमें कुछ और ही कॉन्सेप्ट है। वो क्रूज मिसाइल इस तरीके से जाती है और ऐसे जाके अपना टारगेट को हिट करती है, नीचे नीचे ही रहती है। तो लो लेवल यहाँ पर मिसाइल देखने को मिलेगा। प्रॉपर तरीके से अपने सटीक टारगेट को हिट करने के लिए जाना जाता है। इस मिसाइल में यहाँ पर कह सकते हैं हैवी वॉरहेड का यूज़ किया गया, क्योंकि इस मिसाइल का टोटल वजन 526 किलोग्राम है। तो बताया यह भी गया है कि इस मिसाइल में 221 किलोग्राम, कितना 220 किलोग्राम के आसपास, 221 किलोग्राम के आसपास वॉरहेड देखने को मिलेगा, विस्फोटक देखने को मिलेगा जो यहाँ पे तबाही मचाता है। जीपीएस के माध्यम से यहाँ पर इस मिसाइल को सपोर्ट मिलता है और जीपीएस का यूज़ करते हुए अपने सटीक टारगेट को यह हिट करता है। नाउ क्वेश्चन यह है, इस मिसाइल की रेंज कितनी है? तो 90 से लेकर 240 किलोमीटर की दूरी तक यहाँ पर इस मिसाइल का यूज़ किया जा सकता है। तो एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, आप सभी लोग रेडी हैं इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए अगला आर्टिकल यहाँ पे आपके स्क्रीन पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं माउंट एरेबस के बारे में, काफ़ी चर्चाओं में है। एक ऐसा वॉल्केनो जिसको लेकर करंट समय पर जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो भी शॉक हैं। हुआ यहाँ पर यह है कि इस वॉल्केनो में से गोल्ड कलर का डस्ट यहाँ पे लगातार निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये वॉल्केनो गोल्डन कलर का डस्ट यहाँ पर बाहर उगल रहा है। इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे जो न्यूज़ आर्टिकल है वो इसको लेकर पब्लिश हुए हैं। तो खबर यहाँ पर क्या है आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट निकल कर आया। एंटार्क्टिका का दूसरा सबसे बड़ा वॉल्केनो है ये माउंट एरेबस। ध्यान रखना, पहला इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम में सवाल बन जाएगा, माउंट एरेबस कहाँ पर है? तो एंटार्क्टिका के अंदर में प्रेजेंट है। एंटार्क्टिका का एवन दूसरा सबसे बड़ा वॉल्केनो है जो लगातार गोल्ड डस्ट यहाँ पे फेंक रहा है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट शॉक में हैं, अभी इसके बारे में रिसर्चेस कर रहे हैं। तो अब एक और सवाल बनेगा, जो माउंट एरेबस है ये दुनिया के बिल्कुल सदर्न मोस्ट पॉइंट पर आपको देखने को मिलेगा और प्रकार का एक्टिव वॉल्केनो है जो लगातार यहाँ पर कह सकते हैं अपने अंदर से लावा को फेंकता रहता है। एक्टिव वॉल्केनो जिसका चैम्बर भरा हुआ है, सिंपल सी बात है।
ध्यान रखना दुनिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट पर है। और वो पॉइंट कौन सा है? एंटार्क्टिका के अंदर में एक जगह है जिसका नाम है रॉस आइलैंड, वहीं पर यह देखने को मिलेगा। आइए इसको मैप में देखते हैं। बेहतरीन तरीके से मैं आपको मैप में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वो मैप आपको देखने को मिल जाएगा। हम यहाँ पर हैं, ये इंडिया का मैप है। हमें चलना कहाँ पर है? एंटार्क्टिका की साइड पे। तो एंटार्क्टिका नीचे है, क्योंकि ऊपर अगर आप देख पाएंगे दोस्तों तो ऊपर आपका आर्टिक है ना। एक सेकंड दिखा दूं तो ऊपर यहाँ पर आर्कटिक सर्किल वगैरह है, ऊपर आर्कटिक रीजन है ना, ये सर्किल आपको दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पे हमें एंटार्क्टिका पे जाना है, तो एंटार्क्टिका आपका निचले वाले हिस्से पे देखने को मिलेगा। ये वाला पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। यहीं पर पास में ही माउंट एरेबस आपको नजर आएगा, यहीं कहीं है यार। एक सेकेंड। तो दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, यह है माउंट एरेबस। इसके बगल में यहाँ पर रॉस सी है। ये आपको पूरा एंटार्क्टिक वाला सर्किल देखने को मिलेगा। जैसे ऊपर आर्कटिक सर्किल है ना, वैसे यहाँ पर नीचे हमारे साउथ पोल पर एंटार्क्टिक सर्किल है। तो साउथ पोल पर यहाँ पे बिल्कुल सदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा माउंट एरेबस। क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग इस तरीके से चलेंगे तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा हमारा इंडिया। ऊपर यहाँ पे हमारा आर्कटिक, नीचे हो गया एंटार्क्टिक। आगे आते हैं। चलिए, अब यहाँ पे लोकेशन तो हमने डिस्कस कर लिया। इसको अगर मैप के थ्रू देखना चाहेंगे तो इसमें भी आप देख पाएंगे। ये हमारा हो गया पूरा का पूरा एंटार्क्टिक सर्किल वाला जो रीजन है, और यहीं पर आपको रॉस सी नज़र आएगा। बगल में इसके माउंट एरेबस करंट समय पर प्रेजेंट है। चलिए, अब दोस्तों ये जो पर्टिकुलर वॉल्केनो है ना, जिसको डिस्कवर किया गया था 1841 के अंदर में, एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर हैं जिनका नाम है सर जेम्स क्लार्क रॉस। ठीक है, तो इन्हीं का नाम यहाँ पे रखा गया है। ये वो व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे, इनका फोटो ये रहा। और जिनकी हम बात कर रहे हैं रॉस की, इन्हीं के नाम के ऊपर यहाँ पर एक समुद्र का नाम है रॉस सी। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर बेसिक सा जो फैक्ट है वो ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पे ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे जिन्होंने यहाँ पर इसको खोज के निकाला है। उसके बाद कुछ और डेटा शेयर किया जा रहा है दोस्तों। इन्होंने यहाँ पर क्या करा, अपना जो शिप था एरेबस, उसी के नाम के ऊपर यहाँ पे इस वॉल्केनो का नाम रख दिया। ये वॉल्केनो आज के समय पर एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है, ध्यान रखिएगा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, स्ट्रेटो वॉल्केनो क्या होता है? आपको पता है ना, वॉल्केनो के टाइप्स जो हैं अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रकार के वॉल्केनो होते हैं। जिसमें एक होता है स्ट्रेटो वॉल्केनो, इसको हम कंपोजिट वॉल्केनो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्ट्रेटो वॉल्केनो में क्या होता है, वॉल्केनो की हाइट काफ़ी ज़्यादा ऊंची है, कोन जैसा शेप होता है। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं, लावा वगैरह, क्रेटर, सब कुछ सेम देखने को मिलेगा, बट जो शेप है वो कोनिकल होता है। ऐसा पतला सा कोन देखने को मिलेगा। नीचे इसका मैग्मा चैम्बर है। ये मैग्मा चैम्बर जब भरा रहेगा, बार बार विस्फोट होता रहेगा, तो उसको बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनो। मैग्मा चैम्बर काफ़ी हद तक खाली है, आधा भरा है, कभी कभी विस्फोट होता है ना, तो यहाँ पर आपका वो दूसरा वॉल्केनो होता है। फिर एक होता है पूरी तरह से मैग्मा चैम्बर खत्म होता है तो डेड वॉल्केनो होता है, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ऐसे यहाँ पे अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। जब टाइप्स ऑफ वॉल्केनो के बारे में डिस्कशन करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एक आता है आपका सिंडर कोन वॉल्केनो, एक आता है कॉम्पोजिट वॉल्केनो। वही कॉम्पोजिट वॉल्केनो जिसको हम स्ट्रेटो वॉल्केनो का नाम भी देते हैं। ठीक है, दोनों में यहाँ पर आप देख पाएंगे जो कोन है वो बनी हुई है। वही सिमिलर सिनेरियो हमारे माउंट एरेबस के साथ में भी है। माउंट एरेबस जो है दोस्तों, ये जाना जाता है अपने लावा लेक की वजह से। यहाँ पे बहुत सारा जो लावा है वो बहता रहता है, क्योंकि यहाँ पर ये मैंने जैसा बोला है पहले ही, क्योंकि ये एक एक्टिव वॉल्केनो है, तो बहुत सारा लावा ये अपने अंदर से उगलता रहता है। अब ये वॉल्केनो क्योंकि एक रिमोट लोकेशन पर, एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे कोई है नहीं, है ना, तो इसको मॉनिटर कैसे करते हैं? सैटेलाइट के माध्यम से दोस्तों। यहाँ पर इसके ऊपर में पूरी निगरानी रखी जाती है। सारा डेटा इस एरेबस के बारे में हमारे पास में आता रहता है। अभी तक का सबसे बड़ा जो एंटार्क्टिक में सेटलमेंट है, जहाँ पे लोग रह भी रहे हैं, तो वो है मैकमुर्डो स्टेशन। ये अमेरिका ऑपरेट करता है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, यहाँ से ये वॉल्केनो बहुत दूर है, लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सैटेलाइट्स वगैरह के माध्यम से ही थोड़ा सा हमें इस वॉल्केनो के बारे में जो डेटा है वो पता चल जाता है। क्लियर हो गया? चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के लिए रेलिवेंट हो जाएगा, जहां पे हम लोग व्हाइट गुड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, जैसा आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो खबर क्या है, पहले मैं आपको ये न्यूज़ बता देता हूँ। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि जो DPIIT है, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इस बॉडी ने हाल ही में जितने भी मैन्युफैक्चरर जो इस प्रकार के वाइट गुड्स को बनाते हैं, उन सब मैन्युफैक्चरर से बोला है कि भाई आइए और अपने ये जो फिस्कल बेनिफिट्स है इसको उठाइए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंडर में, यानी PLI स्कीम के अंदर में आओ और आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, आपको इंसेंटिव मिलेगा उसके बदले में। तो ये बात यहाँ पर इनसे बोली है, जिस वजह से डायरेक्टली वाइट गुड्स चर्चाओं में आ चुका है। नाउ कहने का मतलब यह है कि वाइट गुड्स क्या होते हैं दोस्तों? क्या ये सफ़ेद कलर के गुड्स होते हैं? देखिए यहाँ पर ये जो आइटम आपको दिख रहा है, जिसमें टीवी, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, है ना, फ्रीज़र, वॉशिंग मशीन, ये जो चीज़ें हैं ना, इनको हम वाइट गुड्स बोलते हैं। क्यों? एक समय पर ये सब वाइट कलर में हुआ करता था, लेकिन आजकल तो खैर अलग अलग कलर आते हैं। एक समय पहले आपने देखा होगा, चाहे आपका वॉशिंग मशीन हो, चाहे आपका फ्रिज हो, ये सब वाइट कलर में ही ज़्यादातर आया करता था, है ना।
तो इस वजह से इसको हम लोग वाइट गुड्स बोलते हैं, तब से वाइट गुड्स ही बोला जाता है। लेकिन जैसे मैंने बोला, अब नंबर ऑफ कलर्स इसके अंदर में प्रेजेंट हैं। और यही वाइट गुड का कॉन्सेप्ट अलग अलग जगह पर भी है दोस्तों। कई बार घर के अंदर में जो फैब्रिक्स होता है ना, जो कपड़ा होता है, उसमें भी वाइट गुड्स वाली एक कैटेगरी होती है। उसके अंदर में आप क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपका टॉवल हो गया, शीट्स हो गई, उसके अलावा पर्दे वगैरह हो गए, कर्टेन्स हो गए, तो इसको यहाँ पर फैब्रिक वाले कैटेगरी में कवर किया जाता है। फिर उसके अलावा वाइट गुड में दोस्तों एक और कैटेगरी होती है जो स्पेशली अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं। तो अल्कोहलिक बेवरेजेस के अंदर में भी जो वाइट गुड है वो बेसिकली वोडका या स्पिरिट्स वगैरह जो होते हैं उसको यहाँ पर डिफाइन करता है, तो ऐसे यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। लेकिन नॉर्मली जब ज़्यादातर वाइट गुड्स की बात होती है तो हमारे यही वाइट गुड्स होते हैं जिसमें हम टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इन सब चीज़ों की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। बहुत ही ज़्यादा काम का आर्टिकल ये होने वाला है एग्जामिनेशन के लिए। बात हो रही है कोसी रिवर के बारे में, काफ़ी चर्चाओं में है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेलिवेंट टॉपिक आपका ये हो जाएगा। हुआ यहाँ पर यह है, बिहार के कई सारे रीजन्स, कई सारे हिस्से हैं जो लंबे समय से फ्लडिंग को फेस कर रहे हैं। वहाँ पे बाढ़ आती है बार बार, और बाढ़ आने का पीछे का रीज़न है कोसी नदी। कोसी नदी में पानी भर जाता है। जब नेपाल से ऊपर से तेज फ्लो होगा इस नदी के अंदर में, तो वो पानी सीधा यहाँ पर बिहार के अंदर में एज अ बाढ़ के रूप में देखने को मिलता है। और अभी तो बारिश भी भयंकर हुई है, जिसकी वजह से बीरपुर के अंदर में काफ़ी भयंकर बाढ़ आई, जिस वजह से दोस्तों यहाँ पर कोसी नदी अभी के समय पर चर्चाओं में बनी हुई है। कोसी नदी कहाँ पर है, ये आपको इंडिया का मैप नज़र आएगा दोस्तों। ये नदी अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ भी है यहाँ पर कोसी। इसको मैं ड्रॉ करता हूँ अच्छे से, ये देखिएगा। ये कोसी नदी ऊपर चाइना से भी आती है, चाइना से भी इसका कनेक्शन है। फिर उसके बाद ये नेपाल में भी यहाँ पर बहती है, और नेपाल से होकर सीधा ये इंडिया के बिहार में एंटर करती है। और बिहार में आने के बाद में हमारी जो ये गंगा नदी आ रही है, आप देख पाएंगे ये गंगा नदी आ रही है, जो दूसरी नदी में ड्रॉ कर रहा हूँ, इस गंगा नदी में आके मिल जाती है कोसी नदी। अब क्योंकि गंगा नदी में आके मिल जाती है तो गंगा की एक ट्राइब्यूटरी भी है, आपको ये बात पता होना चाहिए। ट्राइब्यूटरी क्या होती हैं, जो हमारी सहायक नदी होती है उसको बोलते हैं ट्राइब्यूटरी। तो कोसी नदी गंगा की एक सहायक नदी भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोसी नदी कौन सी नदी है, तो ट्रांस बाउंड्री रिवर है, जो 3 जगह से बहती है, चाइना, नेपाल, इंडिया, 3 देशों में आपको इसका फ्लो देखने को मिलेगा। बाकी एट द लास्ट गंगा में आकर ये मिल जाती है, और गंगा की यहाँ पर एक ट्राइब्यूटरी भी है ये। फिर बात आती है दोस्तों यहाँ पर इस नदी के कोर्स के बारे में, यानी इसका जो बहना है या फ्लो है उसके बारे में। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे हम डिस्कस कर ही चुके हैं, वही चीज़ों को वापस से रिपीट कर दिया गया है। देखिए कोसी नदी अगर आप एरिया देखेंगे, इतने बड़े एरिया में फैली हुई है। अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट, जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ है वही डायरेक्टली आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोसी नदी को कई बार हम सौरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं, बिहार का एक बहुत बड़ा दुख। आप इमेजिन कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सौरो ऑफ बिहार कोसी नदी को बोला जाता है। रीज़न यही है क्योंकि इस नदी में जब जब ऊपर से पानी तेज बढ़ जाता है, इसका फ्लो बढ़ जाता है, या बारिश ज़्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पर फ्लड जो है बिहार में वो बहुत ज़्यादा आती हैं। इस वजह से यहाँ पर इसको सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं, जिसकी वजह से जो लोगों की सफरिंग्स हैं, लोगों की जो परेशानियाँ हैं दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, अब जैसे हमने डिस्कस किया कि जो कोसी नदी है वो खुद यहाँ पर गंगा नदी की एक ट्राइब्यूटरी है, ये हमने पढ़ा। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो कोसी नदी है कोई छोटी मोटी नदी नहीं है, बड़ी नदी है। तो इसमें भी कई सारी नदियाँ आकर मिलती हैं। तो कोसी नदी की भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं। वो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ध्यान रखिए। कोसी की 7 मेजर ट्राइब्यूटरीज हैं। पहली है सुनकोशी, फिर है तामाकोशी, देन उसके बाद तांबाकोशी, दूधकोशी, इंद्रावती, लिखोनरुन, तामोर, तमर, इस तरीके से इंपॉर्टेंट नदियाँ इसकी एज अ ट्राइब्यूटरी देखने को मिल जाती हैं। बात क्लियर हो गई। तो चलिए फिर आते हैं अगले आर्टिकल पर। क्लियर हो गया है तो अगला न्यूज़ आर्टिकल भी हमारा जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों हमारे एक्सरसाइज काजिंद 2024 के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे एक्सरसाइज को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज हो या और भी वेरियस एक्सरसाइज हो। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारे पास में इंपॉर्टेंट न्यूज़ यानी कि ये जो खबर है वो क्या है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है एक्सरसाइज काजिंद का जो 8वां एडिशन है वो हो चुका है शुरू 30 सितंबर को, और 13 अक्टूबर तक यहाँ पर यह अभ्यास चलने वाला है। ये कहाँ पे चलेगा, उत्तराखंड के अंदर औली में। तो इस अभ्यास के बारे में, इस एक्सरसाइज काजिंद के बारे में आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखिए, एक्सरसाइज काजिंद एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक मिलिट्री अभ्यास है जो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होता है। इंडिया और कजाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये आप देख पाएंगे इंडिया है, ऊपर आपको नजर आएगा तजिकिस्तान, फिर है किर्गिस्तान, ऊपर यहाँ पे कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना।
ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में भी रहता है। कज़ाकिस्तान के बराबर में यहाँ पर आपको कैस्पियन सी देखने को मिलेगा। ये जो कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, ये जो 5 देश आपको दिख रहे हैं ना दोस्तों, यही हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कहलाती हैं, पता है ना। इनके साथ में इंडिया के रिलेशंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और हम यहाँ पे कनेक्टिविटी बनाते हैं ईरान के माध्यम से, चाबार कॉरिडोर से सीधा ऊपर जाकर। तो कज़ाकिस्तान भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। कज़ाकिस्तान के साथ में एक अभ्यास भारत करता है जिसका नाम है क्या, हमारा एक्सरसाइज काजिंद। ठीक है, तो 2024 का यह अभ्यास हो रहा है उत्तराखंड के औली में, और इस अभ्यास के दौरान भारत की आर्मी फोर्सेस प्रेजेंट है। इसमें 120 जवान आपको देखने को मिलेंगे जो कुमाऊं रेजिमेंट्स के हैं। उसके अलावा दोस्तों कजाकिस्तान की साइड से भी यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं, है ना, जो जवान हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट है इस अभ्यास को कंडक्ट करने के लिए। नाउ अब बात आती है यहाँ पर इस अभ्यास के एम के बारे में। इसका मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस यही है कि भारत और कजाकिस्तान के बीच में जो इनके मिलिट्री कॉपरेशन है उसको मजबूत किया जाए। ये दोनों देश साथ में मिलकर जो टेररिज्म ऑपरेशंस है, जो बेसिकली यहाँ पर आतंकवाद वगैरह है, इसको साथ में मिलकर खत्म कर सकें। इन दोनों का मेन फोकस है कि वो मान लो कोई माउंटेनियस रीजन है, कोई पहाड़ी रीजन है, पहाड़ी इलाका है, उसमें कैसे ऑपरेशन चलाना है। कोई आपदा आती है तो कैसे आने वाले समय पर भारत कजाकिस्तान की जो आर्मी फोर्सेस है मिलकर काम कर सकती हैं, है ना। तो यहाँ पे ऐसे बेसिस पे जो है कॉपरेशन किया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिए। कई सारी प्रैक्टिस, कई सारे अभ्यास होते हैं जहाँ पे दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ में कॉपरेट करते हैं, और इससे इंडिया और कजाकिस्तान के जो डिफेंस रिलेशंस है, डिफेंस कॉपरेशन है, वो भी दोस्तों आने वाले समय पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। और ये जो जॉइंट एक्सरसाइज है, इससे यहाँ पर जैसे मैंने बोला डिफेंस कॉपरेशन बढ़ेगा और दोनों देशों के जो फ्रेंडली रिलेशंस है वो और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से मजबूत होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अच्छे से चीज़ों को सुनते हुए चलना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्विज दिया गया है दोस्तों, उस क्विज को अटेम्प्ट करना है आप सभी लोगों को। तो यहाँ पे बात हो रही है दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में। वैसे इसके बारे में डिस्कशन मैंने किया था ऑलरेडी, है ना, अपने द हिंदू वाले वीडियो में। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया, कई सारे लोग यहाँ पर ये वाला वीडियो भी देखते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है मैं हर एक चीज़ यहाँ पे कवर करवाता हुआ चलूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो दोस्तों रिसेंटली यहाँ पर न्यूज़ आपको ये देखने को मिल जाएगी, जो हमारे एक लेजेंडरी एक्टर हैं मिस्टर मिथुन चक्रवर्ती, तो इनको यहाँ पे दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2022 के लिए। यहाँ पर यह अवार्ड अब की बार इनको मिला है। और ध्यान रखिए, दादा फाल्के साहेब अवार्ड ये भारत का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अवार्ड है पूरे के पूरे सिनेमा के फील्ड में, और इसको हर साल प्रेजेंट किया जाता है जो नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी होती है उस दौरान। और ये जो पर्टिकुलर सेरेमनी होती है नेशनल फिल्म सेरेमनी, दोस्तों ध्यान रखिएगा इसको कौन कंडक्ट करता है, हमारा डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। और डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल का पूरा सेटअप करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का है। तो कहने का मतलब है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, इसी का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है इन अवार्ड्स को कंडक्ट करना। तो यहाँ पे सीधा कह सकते हैं गवर्नमेंट का ही एक इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट ही यहाँ पर ये जो अवार्ड है वो दे रही है इन सभी व्यक्तियों को। नाउ अभी यहाँ पर ये जो अवार्ड दिया जा रहा है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसे बेसिकली उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडियन सिनेमा के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर में। इस आधार पर उनको सम्मानित करने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड में जो प्राइज़ होता है दोस्तों, एक गोल्डन लोटस होता है, उसके अलावा 10 लाख रुपये दिए जाते हैं और एक शॉल भी यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, और ध्यान रखिए यहाँ पर यह अवार्ड है दादा साहेब फाल्के के नाम के ऊपर में। दादा साहेब फाल्के कौन है? ये वो पॉपुलर पर्सनालिटी हैं जिनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोला जाता है। इंडियन सिनेमा के यहाँ पर ये जनक हैं। ठीक है, तो ये कौन थे आखिरकार इनके नाम पे अवार्ड दिया जा रहा है? तो दोस्तों 1870 में इनका जन्म होता है महाराष्ट्र के अंदर में। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की स्टडी करी, उसके अलावा स्कल्पचर और भी कई सारी चीज़ों को पढ़ा। देन उसके बाद में जो हमारे पेंटर हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर राजा रवि वर्मा जी, उनके साथ में इन्होंने यहाँ पर काम किया। और फिर जाकर 1913 में, कब? 1913 में दोस्तों दादा साहेब फाल्के ने पहली पिक्चर को, भारत की पहली पिक्चर को लिखा, प्रोड्यूस किया और डायरेक्ट किया। तो जाकर इंडिया की पहली फीचर फिल्म आती है जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। ध्यान रखिएगा, राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म आपको देखने को मिलेगा, जिसको लाने के पीछे का कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे इन्हीं दादा साहेब फाल्के जी का है। बाकी यहाँ पे इन्हीं के नाम पे इस अवार्ड की शुरुआत हो गई और ये अवार्ड आजकल दिए जाते हैं जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ये भी ध्यान रखना है, इस अवार्ड को सबसे पहली बार प्रेजेंट किया गया था 1969 में, और 1969 में सबसे पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया था? देविका रानी जी को दिया गया था। इनको द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से भी हम सभी लोग जानते हैं। ये बात क्लियर हो गई। चलिए आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। बहुत ही ज़्यादा काम का आर्टिकल है ये। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या बात हो रही है, चलिए एक एक करके समझते हैं। क्रूज भारत मिशन के बारे में डिस्कशन हो रहा है, एक इंपॉर्टेंट मिशन जिसको लेकर जीएस पेपर नंबर 2 के सेक्शन में आपसे सवाल बन सकते हैं।
पहले जान लेते हैं कि हमारे पास में ये न्यूज़ क्या है, खबर क्या है। हाल ही में जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिप्स एंड वाटरवे है, ध्यान रखना कौन सा मंत्रालय है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिप एंड वाटरवे, इन्होंने क्रूज भारत मिशन को लॉन्च कर दिया है मुंबई पोर्ट से। अब पहली बात ये जान लो दोस्तों, ये क्रूज क्या होता है। ये बराबर में शिप देख रहे हो, ये जहाज़ देख रहे हो शानदार सा, यहाँ पर ये आपको जहाज़ दिख रहा होगा, एक होटल की तरह है। आप समुद्र में रह के होटल वाले मजे ले सकते हैं, स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ इसके ऊपर में बना हुआ है। इसी को बोलते हैं क्रूज। कई कई दिनों तक यहाँ पर लोग यहाँ पर क्रूज में सफ़र करते हैं। तो जो क्रूज मिशन है, क्रूज भारत मिशन, इसको शुरू किया गया है ताकि इंडिया के अंदर में टूरिज्म का जो पोटेंशियल है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसके लिए यहाँ पर दोस्तों क्रूज चलाई जाएंगी समुद्र में, जहाँ पे लोग आराम से रह सकते हैं इस पर्टिकुलर शिप के अंदर में, होटल की तरह। और दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि इससे हमारा मेन टारगेट यह है कि क्रूज़ के ऊपर में जो आज पैसेंजर्स हैं ना, उनकी संख्या इतनी नहीं है। तो इस मिशन की वजह से आने वाले 5 सालों के अंदर में, यानी 2029 तक, हमारा मेन पर्पज़ है इन क्रूज़ पे पैसेंजर्स का ट्रैफिक को इंक्रीज़ करना, ताकि यहाँ पर जो लगातार टूरिज़्म का बढ़ावा है वो यहाँ पे हम कर सकें, टूरिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। और इस पूरे क्रूज़ भारत मिशन को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं हम अलग अलग 3 फेसेस के अंदर में। पहला फेज़ शुरू होगा 1 अक्टूबर से लेकर हमारा 31 मार्च 2029 तक, है ना। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, सॉरी पहला फेज़ नहीं, ये तीनों फेज़ यहाँ पर इसी दौरान होने वाले हैं, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। पहला फेज़ यहाँ पे हमारा 2024 से 2025 तक, दूसरा फेज़ 2025 से 2027 तक, एंड देन उसके बाद में यहाँ पे तीसरा फेज़ जो होने वाला है वो हमारा 2027 से 2029 तक। और इसके अंदर में 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स के ऊपर काम किया गया है। जैसे हमारा मेन टारगेट क्या है कि हम क्या कर सकें, इस मिशन को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें, टूरिज़्म को प्रमोट कर सकें, क्रूज़ को प्रमोट कर सकें, है ना, नया स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करवा सकें। तो ये सब चीज़ें हमारे एज अ टारगेट के तौर पर रखी हुई हैं। नाउ अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों यहाँ पर यही है, जो आपसे एग्जाम में पूछी भी जा सकती है, कि जो क्रूज़ भारत मिशन है ये कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है। तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों जो भी हमने डिस्कस किया है इसको हम एज अ रैपिड फायर के सीरीज़ के तौर पर कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोगों ने सभी बातों को बहुत ही अच्छे से सुना होगा। अगर सुना है अच्छे से तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे, नहीं सुना है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो वैसे तो आंसर मैं आपको बताऊंगा, बट कोशिश करना मेरे साथ साथ आप इन सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकें। यहाँ से दोस्तों बिलीव मी आपका मेमोरी पावर बहुत इंप्रूव होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन देके तो लगता है कि यार हाँ ये जवाब हो सकता है, आप फटाक से जवाब दे दोगे, लेकिन यहाँ पे वो वाला चांस आपके पास में नहीं है। तो आपको मेन चीज़ है फोकस करके सुनना ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, जो न्यूट्रिनोज हैं ये एक फैमिली ऑफ पार्टिकल से बिलोंग करते हैं, और वो जो पर्टिकुलर फैमिली है वो फैमिली कौन सी है बताओ, याद करो नाम, सबसे पहली स्लाइड में हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 2, वो कौन सा देश है जिसने सबसोनिक एंटीशिप क्रूज हार्पून मिसाइल को बनाया है। हार्पून मिसाइल कौन से देश की है दोस्तों, यहाँ पे उस देश का नाम बताना है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है जो कोसी है वो एक ट्रांस बाउंड्री नदी है, एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो 3 देशों से बहती है। उन 3 देशों के नाम आपने यहाँ पर लिखने हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है काजिंद एक्सरसाइज जो है ये हर साल होती है 2 देशों के बीच में, एक तो इंडिया है, बताइए दूसरा देश कौन सा है जिसके बीच में यह अभ्यास कंडक्ट होता है। पांचवा प्रश्न बोलता है 1913 में फाल्के साहब ने यहाँ पर एक फिल्म प्रोड्यूस की, लिखी और इंडिया का पहला फीचर फिल्म हमारे देश को दिया। उस फीचर फिल्म का नाम क्या है बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। देन छठा क्वेश्चन बोलता है वो कौन सा मंत्रालय है, वो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने अभी हाल ही में जो क्रूज़ भारत मिशन है इसको लॉन्च किया है मुंबई पोर्ट से। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको जवाब देना है। सभी क्वेश्चन बिल्कुल आसान से हैं, लेकिन तभी आप दे पाओगे जब आपको अच्छे से याद होंगे। वीडियो पॉज करो, जल्दी से पॉज करो और 5 सेकंड रुको, और आराम से यहाँ पर पॉज करने के बाद में इन सभी क्वेश्चन के आंसर को फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि अब मैं आपको आंसर दिखाने वाला हूँ ये आंसर क्या है, क्योंकि हाथों हाथ आंसर बता दूँ तो सही रहेगा, नहीं तो फिर आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में क्या आंसर मैं उसी दिन बताया करूं या अगले दिन बताया करूं। आप बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल जब आज आंसर्स हमारे सामने हैं तो देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला सवाल यही था आपका, जो न्यूट्रिनोस है वो एक फैमिली ऑफ पार्टिकल से बिलोंग करते हैं, वो कौन सी फैमिली है, उस फैमिली को बोला जाता है लेप्टॉन्स। याद आया। दूसरा, वो कौन सा देश है जिसने यहाँ पे हार्पून मिसाइल को डेवलप किया है, तो दोस्तों वो है यूएसए, इसने यहाँ पर इस मिसाइल को तैयार किया है। तीसरा क्वेश्चन, जो कोसी है वो एक ट्रांस बाउंड्री नदी है और ये 3 देशों से गुजरती है, वो 3 देश कौन कौन से हैं, एक ऊपर चाइना है, फिर उसके बाद नेपाल में आती है, देन उसके बाद में तीसरा इंडिया में जाकर ये नदी आती है, फिर जाकर गंगा में मिल जाती है, आपको याद होगा। देन अगला क्वेश्चन, जो काजिंद एक्सरसाइज है दोस्तों ये हर साल होती है
भारत एक साइड हो है, दूसरी साइड कौन सा देश है, वो है कजाकिस्तान। इन दोनों देशों के बीच में इस अभ्यास को कंडक्ट किया जाता है। आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अब की बार जो काजिंद एक्सरसाइज है वो कौन सी जगह पे हो रही है, कौन से स्टेट में हो रही है, बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। अभी आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे बात करता है 1913 में जो फाल्के साहब हैं, इन्होंने यहाँ पर भारत का पहला फीचर फिल्म को प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया। वो पहली फीचर फिल्म कौन सी है, बताइए उसका नाम। तो वो है राजा हरिश्चंद्र। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वो कौन सा मंत्रालय है जिसने हाल ही में क्रूज भारत मिशन को लॉन्च किया है मुंबई पोर्ट से। तो वो मंत्रालय है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं, और इतना याद रख लोगे तो दोस्तों ऑप्शन वाले सवाल तो आप बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे। एक तरीके से आप याद कर लो, एक तरीके से आप ये सोच लो कि ये यहाँ पे ये जो ट्रिक है ना क्विज के फॉर्म में सवाल को कवर करने की, ये आपके करंट अफेयर्स को प्रॉपर तरीके से कवरेज ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपका रिवीजन हो रहा है, आप करंट अफेयर्स अच्छे से याद कर पा रहे हैं इस दौरान, क्योंकि हर एक पॉइंट आपको पता है, आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस वजह से इनको प्लीज़ आप अटेम्प्ट कीजिएगा, और अटेम्प्ट सभी लोगों को करना है। नीचे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर दीजिएगा। जो जो बिल्कुल सही से उत्तर देंगे सभी के कमेंट को हार्ट दिया जाएगा मेरी साइड से। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय।